हेलो एवरीवन, मैं सरला मैडम आज एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे बेटा व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, भाई इलेक्शंस की हमें जरूरत क्यों है। ठीक है, तो वो हमने लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया। अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। भाई हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है, क्यों देश को मोर डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, पढ़ लिया हमने। अभी इस चैप्टर में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज कि इलेक्शंस तो एक सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल के आया था किसी भी देश को या हमारे नेशन को मोर डेमोक्रेटिक बनाने के लिए। बट अब इसमें है कि हमारे जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस को कौन सी चीज है जो डेमोक्रेटिक बनाती है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। कुछ पॉइंट आपकी बुक में से जो भी है उसको पढ़ते हुए चलना बेटा। ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में फर्स्ट पॉइंट है बेटा एबिलिटी टू चूज। भाई एबिलिटी टू चूज, भाई चूज करने की, इलेक्ट करने की, हमारे जो लीडर्स हैं इलेक्ट करने की क्या होनी चाहिए बेटा, एबिलिटी। एबिलिटी कैसे होगी भाई, राइट टू वोट जो हमारे इंडिया में दिया गया है वो सभी के पास में होना चाहिए, और वो हमारे सभी के पास में है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है भाई सभी के पास, किसी भी कास्ट के बेस पर, किसी भी रिच और पुअर के बेस पर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। राइट टू वोट सभी को मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। हर इसका मतलब क्या है कि भाई हर आदमी, हर पर्सन के वोट की, उसके पास में एक ही वोट का राइट होना चाहिए और उस एक वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है बेटा कि भाई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एमपी है, एमएलए है तो उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है, कॉमन पर्सन के वोट की वैल्यू कम है। नहीं, हर एक मीन्स कोई भी वोट डालेगा उसके वोट की वैल्यू एक ही होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चल। जैसे चाइना और सऊदी अरब में है, तो भाई यहाँ पर तो ये समझाना था कि भाई चाइना में सिर्फ वन पार्टी सिस्टम है, केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी है। तो क्या वहां पर और वहां पर तो सिर्फ मतलब चेहरे बदल जाते हैं। ठीक है तो सारे सेम आइडियोलॉजी वाले, तो वहां पर मीन्स इलेक्शन से डेमोक्रेटिक नहीं है। सऊदी अरब में कैसे, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि सऊदी अरब में नहीं है, सिविक्स के सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था, वहां पर 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू नहीं है। वहां पर 2 फीमेल्स के वोट की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 2 फीमेल्स इज इक्वल टू 1 मेल वोट। मीन्स 2 फीमेल्स के वोट की वैल्यू की 1 मेल के वोट की वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब वहां पर इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर ये सभी के पास में राइट टू वोट है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, तो हमारा इसका मतलब क्या है, ये क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है। इलेक्शंस डेमोक्रेटिक बन रहे हैं। ठीक है, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। अब यहाँ पर हमने ये तो बता दिया सभी के पास में राइट टू वोट होना चाहिए। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, भाई लोगों के पास में राइट टू वोट मीन्स चूज करने की भी चॉइस होनी चाहिए। चॉइस का मतलब क्या है कि भाई बहुत सारी पार्टीज होनी चाहिए, जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम मैंने यहाँ पर लिखा, बहुत सारी पार्टीज होनी चाहिए ताकि लोग जो भी उनको अच्छा लगे, जो भी पार्टी उनको अच्छा लगे, जो पार्टी देश के हित में, जो लोगों के हित में पॉलिसीज बनाए, जो ऑनेस्टली काम करे, लोग उसको इलेक्ट कर सके। ठीक है, और डेमोक्रेटिक देश को बनाया जा सके। क्योंकि अगर पार्टी सिस्टम कम होगा तो वहां पर लोग, मतलब जैसे हम चाइना की बात करते हैं, इसमें भी चाइना का एग्जांपल है। चाइना में सिर्फ 1 पार्टी सिस्टम है तो वहां पर चेहरे बदल जाते हैं, बट पार्टी तो एक ही है। इसमें लोगों के पास में चॉइसेस नहीं होती है। ठीक है, फ्री इलेक्शंस एंड चॉइस टू दी वोटर्स मीन्स यहाँ पर लोगों के पास में किसी भी तरह की कोई चॉइसेस नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह का आपका एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, पर फिर भी आपको वोट तो उसी पार्टी को देना है। बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आईएनसी है। ठीक है, तो 7 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब आप ये बताना कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनके साथ हैं, उनके नाम बताना आप मुझे, पॉसिबल हो तो, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, चॉइस शुड बी ऑफर्ड टू रेगुलर इंटरवल। भाई यहाँ पर चॉइस क्या होने चाहिए, जैसे रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, हर एक रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शंस होने चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में है हर एक 5 साल के बाद में इलेक्शंस होते हैं, री इलेक्शंस होते हैं। भाई जो पब्लिक के अकॉर्डिंग काम करेगा वो री इलेक्ट हो जाएगा, और जो पब्लिक के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा वो रिजेक्ट हो जाता है।
ठीक है, तो ये चीज भी क्या बनाते हैं हमारे इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। कैंडिडेट भी मतलब क्या करते हैं बेटा, कैंडिडेट्स भी भाई लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, कैंडिडेट्स के पास में भी चॉइस होती है, भी पब्लिक के अकॉर्डिंग काम करना। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट इसका लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट कह रहा है इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर। फ्री और फेयर होना चाहिए, मीन्स कोई मसल्स पावर मनी पावर इसमें यूज नहीं होनी चाहिए। फेयरली लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए, जो उसको अच्छा लगे, जो उनको अच्छा लगे उसी को वो वोट डालें। दीज पॉइंट्स एक्सप्लेन दैट मेक्स द इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट और निकल के आया है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इज इट गुड टू हैव ए पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या हमारे इंडिया में पॉलिटिकल कंपटीशन जो जितना भी है, मैंने यहाँ बताया आपको मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टीज है, तो क्या ये मल्टी पार्टी जो सिस्टम है क्या ये होना सही है? तो इसका आंसर इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, यस इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। अच्छा कैसे? बहुत अच्छा है। कैसे है बेटा? अच्छा क्योंकि अगर पॉलिटिकल कंपटीशन ज्यादा रहेगा, मान लो कि दो पार्टीज है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, ठीक है, मतलब कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, इससे पहले मैं वन पार्टी का एग्जांपल देती हूँ। अगर वन पार्टी है तो लोगों के पास में चॉइस ही नहीं है भाई, हर टाइम मतलब फेस बदल जाएंगे, पार्टी तो वही रहेगी, तो वहां पर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होगा। जैसे चाइना एग्जांपल है इसका, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है। उसके बाद में आ जाओ टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में मान लो कि भाई जैसे ब्रिटेन है या कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, ब्रिटेन और यूएसए है, ये दो पार्टीज है, तो लोगों के पास में सिर्फ या तो इसको इलेक्ट करें या इसको इलेक्ट करें, चॉइसेस कम हो जाती है। हमारे जैसे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं, तो लोगों के पास में और भी ज़्यादा चॉइसेस होती हैं कि भाई वो जिसको भी अच्छा लगे उसको वो इलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये देश को और भी ज़्यादा मोर डेमोक्रेटिक बनाते हैं, टू मेक मोर डेमोक्रेटिक। तो ये चीज़ क्या बनाती है? टू मेक मोर डेमोक्रेटिक टू द कंट्री, टू गिव मोर चॉइस टू द पीपल, चॉइसेस टू द पीपल। तो ये जो चीज़ है पॉलिटिकल कंपटीशन, इससे लोगों की इसका ये आंसर हो गया कि भाई इससे पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत अच्छा है, इससे मोर डेमोक्रेटिक बनता है और लोगों के पास में और भी ज़्यादा चॉइसेस होती है। बट भाई हर एक चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी जो पॉलिटिकल कंपटीशन है ये बहुत अच्छा है, बट इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं। देखो क्या, इट क्रिएट ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी क्रिएट कर देता है पॉलिटिकल कंपटीशन। कैसे? देखो कैसे डिसयूनिटी क्रिएट करता है बेटा, जैसे इलेक्शंस होते हैं तो मॉरलिटी जो चीज़ है वो छोड़ ही देते हैं लोग, और अपनी कास्ट के बेस पर, अपने रिलीजन के बेस पर लोग वोट डालने की कोशिश करते हैं, तो देश है, देश के अंदर डिसयूनिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, पार्टीज लेवल एलिगेशंस। पार्टीज क्या करती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये स्टार्ट कर देते, कोई किसी के बारे में अच्छा कहेगा, दूसरा उसके बारे में बुरा कहेगा। ठीक है, डर्टी ट्रिक्स यूज, और मनी एंड मसल्स पावर जिसको हम बोलते हैं, डर्टी ट्रिक्स का कहते हैं। डर्टी ट्रिक्स कौन सी होगी? गंदे तरीके से भाई जैसे इसमें इलेक्शंस में यूज करके और वो इलेक्शंस को जीत लेना, तो डर्टी ट्रिक्स है। मनी पावर, मसल्स पावर, डरा के धमका के, जैसे साउथ इंडिया की हम मूवीज देखते हैं तो उसमें नहीं होता है कि भाई उनको डरा दिया, धमका दिया, लकड़ी लेके खड़े हैं, लठ लेके खड़े हैं, गुंडे मवाली बुला लिए और उन्होंने धाए सभी के अपने वोट डलवा लिए, और जो गुंडा होता है उस एरिया का वही जीत जाता है। तो इस तरह के डर्टी ट्रिक्स भी वो यूज करने लग जाते हैं फिर। ठीक है, नो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड, और कोई भी लॉन्ग टर्म तो हमारे इंडिया में पॉलिसीज बन ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे इलेक्शन ही कितने साल के लिए होते हैं? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए होंगे, री-इलेक्शन हो जाएंगे, फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, गुड पीपल हु मे विश, अच्छा ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, जो भी अच्छे लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा जैसे बहुत सारे सोशलिस्ट हैं हमारे यहाँ पर, वर्कर्स हैं जो बहुत अच्छे सोशलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत आगे हैं, जो वो देश के लिए बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, बट वो इन चीज़ों से, पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पर डर्टी ट्रिक्स, मनी, मसल्स पावर, इस तरह की चीज़ों का यूज़ किया जाता है, मॉरलिटी बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है। हालांकि देखो यहाँ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अच्छा है, बट फिर भी इसकी कुछ डीमेरिट्स हैं। तो अब हम इसके बारे में एक और क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि क्या जब हमारा संविधान बना था, देखो जब हमारा संविधान बना था, वर द पॉलिटिकल लीडर्स नॉट अवेयर ऑफ इट,
जब हमारा संविधान बना था, क्या उस टाइम हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इसके बारे में अवेयर नहीं थे इसके बारे में अवेयर वो पॉलिटिकल लीडर्स, बट उनको पता था कि मोर डेमोक्रेटिक बनाने के लिए इस तरह का ओपन कंपटीशन सभी के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज जो हमारी कॉमन पब्लिक है वो तो बहुत ज़्यादा दूर रह जाएगी, और जिनके पास जो आज पॉलिटिक्स में है वही लोग उन लोगों पर हमेशा के लिए रूल करते रहेंगे। इसलिए कॉमन पीपल्स को, सभी लोगों को ओपनली उसके अंदर इन्वॉल्व होने के लिए ये ओपन कंपटीशन रखा गया था। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से एक नया पॉइंट, क्वेश्चन ही, नया टॉपिक समझ में चल पड़ा है बेटा। व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, हमारे इंडिया में इलेक्शंस का सिस्टम क्या है। अब देखिए हमारे इंडिया में इलेक्शंस क्या है, किस लेवल पर होते हैं। देखो सबसे बड़े लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर जो हमारे इलेक्शंस होते हैं, एक तो होते हैं लोकसभा इलेक्शंस और एक होते हैं विधानसभा इलेक्शन। इनको समझो, लोकसभा इलेक्शंस और विधानसभा को बोला जाता है असेंबली इलेक्शंस। अब इसमें पहले ये समझिए, लोकसभा इलेक्शन से मतलब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लोकसभा इलेक्शंस हैं वो पूरे सेंट्रल लेवल, मतलब मीन्स पूरे देश के लिए होते हैं। ठीक है, पूरे देश के लिए इलेक्शंस होते हैं, पूरे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, और हर एक पार्ट से कुछ मेंबर्स इलेक्ट होके जाते हैं, और वो सारे मेंबर्स लोकसभा में बैठते हैं और वो देश के लिए काम करते हैं। ये समझो आप यहाँ से लोकसभा। अच्छा फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो ये समझो, लोकसभा इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर पीएम। भाई लोकसभा से क्या बना, प्राइम मिनिस्टर पीएम। और विधानसभा ये क्या होता है बेटा, ये तो मैंने सेंट्रल लेवल पे बता दिया, पूरे देश के लिए बता दिया। ये विधानसभा होती है बेटा, ये इसको असेंबली भी बोला जाता है, असेंबलीज। और असेंबलीज होती है बेटा स्टेट लेवल पर। ठीक है, असेंबलीज होती हैं स्टेट लेवल पर, तो असेंबलीज या विधानसभा इज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर। ये बेटा मैंने आपको याद करवाने के तरीके से बता दिया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लोकसभा इलेक्शंस क्या है, विधानसभा इलेक्शंस क्या है, इनको असेंबली इलेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, इन इज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर सीएम। जैसे हरियाणा का सीएम कौन है, खट्टर, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो लोकसभा और विधानसभा। अच्छा इन दोनों के जब इलेक्शंस होते हैं तो जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस। अब ये देखिए जनरल इलेक्शंस क्या है और बाई इलेक्शंस क्या है, इनकी डेफिनेशन आप लिखते चले जाना, बुक पढ़ोगे तो आपके सामने आ जाएगी। जनरल इलेक्शंस, व्हेन इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल टुगेदर, दैट इज नॉन एज ए जनरल इलेक्शंस। देखो जनरल इलेक्शंस वो इलेक्शंस हैं जहाँ पर पूरे देश की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, हर पूरे देश के एरिया से एरिया में इलेक्शंस होते हैं, तो उनको बोला जाता है जनरल इलेक्शंस। बाई इलेक्शंस में when elections are held only for 1 or 2 seats which is required after the death or resignation of the member। मीन्स यहाँ जब कोई मेंबर है और उस मेंबर ने, लोकसभा की बातें चल रही हैं, लोकसभा और विधानसभा की, यहाँ पर किसी भी मेंबर ने की या तो डेथ हो गई है या उन्होंने रिजाइन दे दिया है, तो उसके लिए किसी एक या दो कॉन्स्टिट्यूएंसी पर इलेक्शंस होते हैं तो उसको बोला जाता है बाई इलेक्शंस, और सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर इलेक्शंस होते हैं उसको बोला जाता है जनरल इलेक्शंस। अब नया पॉइंट क्या आया, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है, देखो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एरियाज। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है, अगर मैं इंडिया को देखती हूँ तो इंडिया में, कंप्लीट इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। ध्यान रखना बेटा यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेंगे, पर वो क्वेश्चन बाद में देखते हैं, पहले ये देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है। एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मीन्स पूरे इसको किसके बेस पर डिवाइड कर दिया, एरिया पर, एरिया को डिवाइड कर दिया। ठीक है, वोटर्स लिविंग इन दैट एरियाज। अब जो उस एरिया के, मान लो देखो भाई, ये भाई पूरा इंडिया नहीं है, पूरा इंडिया तो बहुत बड़ा है। ठीक है, इंडिया में ये कुछ एक मान लो कि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, तो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर्स तो क्या करेंगे, इस एरिया में भाई 1 2 और 3 मेंबर्स खड़े हो गई। भाई मैं लोकसभा के लिए खड़ा हूँ, हमारे एरिया में देखो ना कितने खड़े हो जाते हैं,
भाई कि मैं भी लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, तो जितने भी जो इलेक्शंस लड़ते हैं उनमें से जिसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं वही विनर हो जाता है। तो एक एरिया से सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर इलेक्ट होके, चाहे लोकसभा के इलेक्शंस हैं तो एमपी बन जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा और इलेक्ट होके पार्लियामेंट में जाएगा। ठीक है, और अगर असेंबली की इलेक्शंस है तो एमएलए हो जाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली बताया ना मैंने यहाँ पर असेंबलीज, तो वो असेंबलीज में चला जाएगा। बट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर इलेक्ट होके जाता है, और ध्यान रहे उस मेंबर को इलेक्ट करने में जो यहाँ के सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग ही उसको वोट देते हैं, ये भी ध्यान रखना। और पूरे इंडिया को अगर हम देखते हैं तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 543। ठीक है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अच्छा, ये जो एरियाज हैं 543, इसको किसके बेस पर डिवाइड किया बेटा, पॉपुलेशन के बेस पर। देखो ये रहा 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एमपीज। लोकसभा में क्या है, ये मैंने और समझाने के लिए कर दिया, 543 प्लस 2 कर दिया मैंने। और ये 543 पहले ये देखो 543 हैं, ये किसके बेस पर, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मैं डिवाइड किया पूरे इंडिया को, तो ये किसके बेस पर कर दिया बेटा, पॉपुलेशन के बेस पर। तो अब समझो क्वेश्चन यहाँ पर, यहाँ दो क्वेश्चन बनेंगे भाई, इंडिया डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कितना हो गया बेटा 543। बट टोटल, दूसरा क्वेश्चन अगर आ जाए, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इंडिया 543 प्लस 2, इसका मतलब हो गया 545। अब ये प्लस 2 क्या है, ये देखो एंग्लो इंडियन, ये जो दो मेंबर्स है ना, इनको बेटा अपॉइंट किया जाता है एंग्लो इंडियन से, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अभी एंग्लो इंडियंस क्या है, मीन जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में रहते थे, उनके जो पूर्वज जो पहले इंडिया में आ गए, यहीं रहने लगे, उनको दो मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है पार्लियामेंट में। ठीक है, समझ में आया, तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज 543 एंड टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इंडिया 545 एंड 2 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड दीज 2 मेंबर्स आर एंग्लो इंडियंस एंड दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। अब इसमें देखोगे कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो कौन से स्टेट में है, यूपी, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी यूपी की है। ठीक है, अब देखो इन केस ऑफ स्टेट, अब स्टेट्स के केस में देखते हैं, तो स्टेट में भी क्या है, ईच स्टेट हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर एक स्टेट की कुछ स्पेसिफिक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हर एक स्टेट में, क्योंकि पॉपुलेशन के बेस पर डिवाइड है, ये भी पॉपुलेशन के बेस पर डिवाइड है। तो हर एक स्टेट में मीन जितनी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसने अपने आप को डिवाइड कर रखा है। हरियाणा जैसे, इसमें लीडर्स आर नोन एज, और यहाँ के जो लीडर्स हैं उनको एमएलए बोला जाता है। जैसे हरियाणा का एग्जांपल है, हरियाणा में कितनी है बेटा 90। बेटा इस चैप्टर, इस वीडियो में कुछ ओवरव्यू इस के बारे में कि भाई क्या, व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक एंड इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन एज वेल एज द इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया। ये हमने पढ़ा, कुछ समझ में आया होगा इसमें। ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।